साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी व्याख्याता। मित्रों, आज बात करते हैं हम लोग शिक्षण विधियों में अगले टॉपिक पर, और वो शिक्षण विधि है हमारा व्याकरण शिक्षण विधियां चल रही है अभी। और उसमें जो शिक्षण विधि आती है वो है मित्रों अनौपचारिक व सैनिक शिक्षण विधि। साथियों, इनकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, पीडीएफ ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। और मित्रों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को शिक्षण विधियां, ये हिंदी और संस्कृत के लिए दोनों के लिए कॉमन शिक्षण विधियां हैं। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। विश्वास करके साथियों निश्चित रूप से आप पढ़िए, नोट्स बनाइए। और मित्रों, एक बार जरूर कहूंगा, लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथियों, पहली बार अगर आप चैनल को देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर जाकर के, बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज है, उससे बाहर टेस्ट सीरीज से 90% क्वेश्चन मैंने आपसे दावा किया है, आप निश्चित रूप से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। पहली शिक्षण विधि है आज की अनौपचारिक व सैनिक विधि। अनौपचारिक व सैनिक विधि क्या होती है, पढ़िएगा। ये विधि भाषा या व्याकरण शिक्षण के अव्याकृत सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। अव्याकृत सिद्धांत का मतलब ये होता है मित्रों कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आपने बुक पढ़ी, और बुक पढ़ाने पर आपने अगर व्याकरण का ज्ञान अलग से दिया तो वो अव्याकृत शिक्षा सिद्धांत नहीं कहलाएगा। अगर आपने उसी के साथ दिया तो अव्याकृत सिद्धांत कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि व्याकरण को अलग आप नहीं पढ़ाओगे, ऐसा अनौपचारिक और सैनिक विधि कहती है। चलिए, इस विधि के अंतर्गत विद्यालय कक्षा कक्ष में व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अलग से कोई भी ज्ञान व्याकरण का नहीं दिया जाता है। ऐसा अनौपचारिक या सैनिक विधि हमें कहती है। साथियों, आगे है, बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है उसे उस भाषा भाषी लोगों के बीच ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। साथियों, अनौपचारिक या सैनिक विधि में क्या होता है कि बालक अगर किसी भाषा को सीखना चाहता है तो उस भाषा के लोगों के बीच में ले जाकर के उसे छोड़ दिया जाता है। अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता, ये ऐसा सैनिक विधि या अनौपचारिक विधि कहती है साथियों। आगे बात करते हैं। बालक इन लोगों के मुख से बोले गए शब्दों को या वाक्यों को सुन सुन करके ही भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस विधि के प्रयोग से बालकों को भाषा या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। साथियों, सिंपल सी बात यह है कि यह विधि केवल ऐसा काम करती है कि जिस भी भाषा को सीखना है, बालक को ले जाकर के उन लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है। और वो लोग जो भी शब्द या जो भी कुछ भी बोलते हैं, तो वो जो विद्यार्थी है, जो बालक है, वो उनके शब्दों को सुनकर के भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन अलग से व्याकरण का ज्ञान यहाँ नहीं दिया जाता, और ये बालकों को भाषा का एक व्यवहारिक ज्ञान वहां पर प्राप्त हो जाता है। साथियों, ऐसा इस विधि में कहा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के चार शिक्षाविद ब्लूमफील्ड, पेंज, बोज और सपीर द्वारा वहां के सैनिकों को अन्य देशों की भाषा सिखाने के लिए किया गया था, जिसके कारण इस विधि को सैनिक विधि कहा जाता है। साथियों साथियों इस विधि को सैनिक विधि कहने के पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया है, ये पॉइंट है। इस विधि को सैनिक विधि इसीलिए कहा गया कि मित्रों, सिंपल सी बात है कि कोई भी बात होती है, कोई भी बात होती है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सैनिक है, तो सैनिकों को अगर आपने किसी दूसरे भाषा के सैनिकों के बीच में अगर छोड़ दिया तो वो उसे सीख जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने सोचा, तो ऐसा चार शिक्षाविदों ने ऐसी बात कही है, और वो शिक्षाविद हैं ब्लूमफील्ड, पेंज, बोज और सफीर। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिकों के लिए किया गया था, तो इसलिए इसको सैनिक विधि नाम दे दिया गया। ठीक है साथियों, मतलब इसमें अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती, कुल मिला के ये अव्याकृत विधि है।
वास्तविकता में यह विधि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा भाषाई कौशलों के शिक्षण या विकास के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि वास्तविकता में यह विधि जो है भाषाई कौशलों का विकास करती है, व्याकरण शिक्षण का विकास ये विधि नहीं करती है। आगे बात करेंगे मित्रों, बहुत तगड़ी बातें हैं साथियों, आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कहीं से भी भटकने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करके पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, आपका रीट में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपसे दावा किया है कि रीट का पूरा कोर्स मैं करवाऊंगा, चाहे वो संस्कृत की शिक्षण विद्या हो, हिंदी की हो, हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विद्या में आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं। सोचे आप कौन पढ़ाता है एक साथ, ठीक है। जो इसकी सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं मैं खुद खुद कराने वाला हूं मेरे नोट्स से, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज आप कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर जाकर के ले लेना, 90% क्वेश्चन का दावा मैं करता हूं साथियों, तो आप निश्चित रूप से आप कर सकते हो। मित्रों, अगर किसी को पूरे नोट्स मंगवाने हैं, शिक्षण विधियों के नोट्स मंगवाने हैं, साइकोलॉजी रीट साइकोलॉजी के नोट्स मंगवाने हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं साथियों। बहुत जेन्युइन रेट में है, बहुत कम रेट में आपको आपके घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से शिक्षण विधियों के टोटल नोट्स और साइकोलॉजी का पूरा नोट्स आप लोगों को मिलेगा साथियों। बहुत बहुत अच्छी साइकोलॉजी के नोट्स हैं और बहुत अच्छे शिक्षण विधियों के नोट्स हैं, तो आप लोग जरूर मंगवाइएगा, ठीक है साथियों। चलिए, प्रत्यक्ष विधि दोषों का निवारण बहुत कुछ इस विधि से होता है। प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण हम इस विधि से कर सकते हैं। तो साथियों, अब आता है हमारा दूसरा पोर्शन, गद्य शिक्षण। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ी थी, अब हम लोग गद्य शिक्षण की विधियों की बात करेंगे साथियों। तो ठीक है, बात करते हैं। गद्य शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। गद्य शब्द यानी कि गद धातु यानी कि यह या यत प्रत्यय के जुड़ने से बना है। ये सब कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रख लेना, जो गद्य शब्द है वो गद धातु में य प्रत्यय या फिर यत प्रत्यय के जोड़ने से बना है। यह प्रत्यय हिंदी में और यत प्रत्यय जो है साथियों संस्कृत में। समझ में आ गई बात। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट करना। गद्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करना, अर्थात पद्य या कविता में तो भाव को स्पष्ट नहीं कहकर लक्षण या व्यंजना के द्वारा प्रकट किया जाता है, जबकि गद्य में भाव को स्पष्ट और सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। आगे बात करते हैं। सामान्यतः मानव अभिव्यक्ति की मौखिक प्रक्रिया को ही गद्य कहा जाता है। मानव अभिव्यक्ति की मौखिक जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं साथियों। मानव अभिव्यक्ति की मौखिक जो प्रक्रिया है उसे ही गद्य कहा जाता है। याद रख लेना साथियों, मानव अभिव्यक्ति की, मानव कोई भी बात या मनुष्य कोई भी बात अभिव्यक्त करता है, जो उसकी मौखिक जो प्रक्रिया है वही गद्य कहा जाता है, ठीक है। गद्य की परिभाषा आचार्य दंडी ने क्या दी है साथियों। आचार्य दंडी ने स्वरचित काव्य आदर्श में, काव्य आदर्श जो ग्रंथ है वो किसका है, आचार्य दंडी का ही है। आचार्य दंडी ने काव्य आदर्श रचना में गद्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, क्या लिखा है, अपाद पद संतनो गद्यम। इन्होंने लिखा है पद बंद रहित वाक्य विन्यास को ही गद्य कहा जाता है। पद बंद रहित वाक्य विन्यास को ही क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं, ऐसा कहते हैं साथियों आचार्य दंडी अपने ग्रंथ काव्य आदर्श में। तो ये परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। तो साथियों, कभी कभी ये दे दी जाती है अपादः पद पद अंतनो गद्यः, अपादः पदं संतनो गद्यः। तो ये परिभाषा किसकी है, आचार्य दंडी की है। पद बंद रहित वाक्य विन्यास को ही क्या कहा जाता है, गद्य कहा जाता है। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है, ओज समास बुहे में गद्य से जीवितम। यानी कि समास की अधिकता से ओज पूर्ण शैली में रचित रचना ही गद्य कहलाती है। ओज समास भुए त्व मेत गद्य से जीवितम। तो ये जो परिभाषा दी है ये भी उन्हीं की है। तो समास की अधिकता से औजपूर्ण शैली में रचित रचना ही गद्य कहलाती है। आगे बात करते हैं मेरे मित्रों, गद्य कविनाम निष्कर्ष
निक्षम वदंती। गद्य कविनाम निक्षम वदंती। प्रत्येक भाषा का साहित्य पहले पद्यात्मक रूप में लिखा गया था। देखो आप, कितनी बढ़िया बात है। गद्य कविनाम निक्षम वदंती, यानी कि प्रत्येक भाषा का साहित्य पहले जो है पद्यात्म रूप में लिखा गया था या पद्यात्म रूप में प्राप्त होता है, तथा उसके बाद ही गद्य काव्य का विकास होता है। गद्य लेखन अत्यधिक कठिन एवं विरल काव्य माना जाता है, इसलिए 8वीं शताब्दी में आकर आचार्य वामन को लिखना पड़ा कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, अर्थात गद्य काव्य लिखना, अर्थात गद्य काव्य लिखना कवियों की कसौटी यानी कि कड़ी परीक्षा माना जाता है। सबसे पहली बात तो इसमें समझने वाली ये है साथियों कि जितना भी भाषा का साहित्य है वो पद्यात्मक रूप में मिला और उसके बाद में उसको जो है गद्यात्मक रूप में लिखा गया। इसलिए यहाँ पर जो कवि हैं वामन, वो लिखते हैं गद्य कविनाम निक्षम वदंती। कहने का मतलब ये है कि गद्य काव्य लिखना कवियों की कसौटी है, अर्थात कसौटी मतलब कड़ी परीक्षा माना गया है। आगे साथियों, अब देखिएगा गद्य काव्य के भेद या संस्कृत गद्य साहित्य। संस्कृत साहित्य में अब तक लिखे गए गद्य साहित्य को प्रस्तुतः दो भागों में बांटा गया है। एक वैदिक गद्य साहित्य, एक है लौकिक गद्य साहित्य। देखो अभी हम लोगों ने केवल भूमिका देख रहे हैं साथियों। वैदिक गद्य साहित्य यानी कि चारों संहिताओं ऋक, यजुष, साम और अथर्व, चारों वेदों, ब्राह्मणों, आरण्य, उपनिषदों एवं छठ वेदांगों में लिखा गया गद्य वैदिक गद्य कहलाता है। साथियों इन चारों संहिताओं में ऋक, यजु, साम, अथर्व, इन चारों संहिताओं में लिखा गया, चारों वेदों में, चारों वेदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यक, उपनिषद, छठ वेदांग, इनमें लिखा गया जो गद्य है वही वैदिक गद्य कहलाता है। ठीक है। लौकिक गद्य साहित्य की बात करते हैं। लौकिक गद्य साहित्य होता क्या है? वेद व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत एवं 18 पुराणों से लेकर अब तक के रचित सभी काव्यों में लिखा गया गद्य लौकिक गद्य साहित्य कहलाता है। महाभारत, 18 पुराणों में और अब तक लिखा गया जो भी काव्य है वो सारा का सारा लौकिक गद्य साहित्य कहलाता है। लौकिक गद्य साहित्य में भी पुनः तीन भागों को बांटा गया है। लौकिक गद्य साहित्य को भी पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पौराणिक गद्य साहित्य। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में लिखा गया गद्य साहित्य पौराणिक गद्य साहित्य। 18 पुराणों में लिखा गया गद्य साहित्य यानी कि पौराणिक गद्य साहित्य हो गया, वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। दूसरा शास्त्रीय गद्य साहित्य क्या होता है? शास्त्रीय गद्य साहित्य दार्शनिक ग्रंथों एवं व्याकरण ग्रंथों में लिखा गया गद्य शास्त्रीय गद्य साहित्य कहलाता है। यानी कि दार्शनिक ग्रंथों एवं व्याकरण ग्रंथों में लिखा गया गद्य साहित्य ही साथियों शास्त्रीय गद्य साहित्य कहलाता है। दार्शनिक ग्रंथों में और व्याकरण ग्रंथों में लिखा गया गद्य साहित्य ही क्या कहलाता है? शास्त्रीय गद्य साहित्य कहलाता है। तो हो जाएगा यार। तीसरे नंबर पर बात करते हैं साहित्यिक गद्य साहित्य। साहित्यिक गद्य साहित्य क्या होता है? सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी, अंबिका दत्त व्यास एवं अन्य आधुनिक लेखकों के द्वारा लिखा गया गद्य साहित्य कहलाता है। साथियों जो अभी के जो सुबंधु है, बाणभट्ट है, दंडी है, अंबिका दत्त व्यास है, इनके द्वारा जो भी लिखा गया है, इन आधुनिक लेखकों के द्वारा जो लिखा गया है वो गद्य साहित्य कहलाता है। गद्य साहित्य गद्य के भी पुनः दो उपभेद दिए गए हैं साथियों। कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। दो उपभेद कौन कौन से? आख्यायिका और एक है कथा। आख्यायिका क्या होती है? मौलिक और वास्तविक और ऐतिहासिक कथानक पर आधारित गद्य काव्य कहलाता है। आख्यायिका क्या होती है साथियों? मौलिक, वास्तविक, ऐतिहासिक जो कथानक हैं उस पर आधारित जो भी गद्य काव्य हैं वो आख्यायिका कहलाती है। कथा क्या होती है? कवि कल्पना पर आधारित गद्य काव्य रचना कथा कहलाती। कवि जो कल्पना करता है और उस पे आधारित जो भी गद्य काव्य लिखा जाता है वो कथा होती है। आगे देखिए साथियों, अब यथा जैसे आख्यायिका, उपलब्ध, आर्या, प्रबंध, कल्पना, कथा, अर्थात ऐतिहासिक विषय पर आख्यायिका एवं पूर्वकालिक विषय पर कथा आधारित होती है। साथियों ऐतिहासिक विषय पर लिखी गई बात आख्यायिका होती है और कल्पना पर आधारित लिखी गई बात कथा होती है। समझ गए होंगे आप लोग बात को।
चलिए अब हम लोग आख्यायिका और कथा पर अंतर भी कर लेते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा। आख्यायिका क्या होती है? ऐतिहासिक घटना पर निर्भर होती है, जबकि कथा क्या होती है? कल्पना पर आधारित होती है। दूसरी बात कहेंगे यहाँ पर, इसमें वक्ता स्वयं नायक होता है। इसमें वक्ता स्वयं नायक भी हो सकता है अथवा अन्य कोई भी और हो सकता है, लेकिन आख्यायिक में वक्ता स्वयं नायक होता है। तीसरी बात आती है, तीसरा अंतर आता है, इसका विभाजन उच्चवासों या निश्वासों में होता है। इसमें उच्चवास जैसा कोई विभाजन ही नहीं होता। फोर्थ अंतर है, इसमें गद्य के साथ साथ कुछ पद्य भी लिख दिया जाता है, लेकिन इसकी रचना केवल गद्य में ही होती है। समझ गए? आगे आगे बात करते हैं समास के आधार पर गद्य काव्य के भेद। चार भेद माने गए हैं समास के आधार पर। गद्य काव्य के कितने भेद माने गए हैं? चार भेद माने गए हैं। एक है मुक्तक गद्य काव्य, फिर उसके बाद में वृत्त गंधी गद्य काव्य, उत्कलिका प्राय गद्य काव्य, चूर्णक गद्य काव्य। तो मुक्तक गद्य काव्य क्या होता है? सामासिक पदों से रहित। मुक्तक का मतलब होता है रहित होना, यानी कि सामासिक पदों से रहित गद्य काव्य ही मुक्तक गद्य काव्य कहलाएगा। व्रत गंधी का मतलब क्या होता है? गद्य में छंद के अंशों का समावेश हो जाना। गद्य में छंद के अंशों का समावेश हो जाना ही वृत्तगंधी गद्य काव्य कहलाता है। इसके बाद में उत्कलिका प्राय क्या होता है? लंबे समासों से युक्त गद्य काव्य ही उत्कलिका प्राय गद्य काव्य कहलाता है। चूर्णक क्या होता है? अल्प समासों से युक्त गद्य काव्य ही चूर्णक कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। आद्यम समास रहित वृत्त भाग युक्तम परम अन्य पद दीर्घ समास है तुर्य च अल्प समास कम। यानी कि संस्कृत साहित्य गद्य त्रयी कौन कौन सी है? संस्कृत साहित्य की गद्य त्रयी किस किस को माना जाता है? सुबंधु को, बाणभट्ट को और दंडी को साथियों। तो सुबद, इसकी अगर अपन शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं तो सुबद शॉर्ट ट्रिक बनती है। सुबंधु ने क्या लिखी थी? वासवदत्ता। बाणभट्ट ने कादम्बरी हर्षचरित और दंडी ने दस कुमार चरितम लिखी थी। तो संस्कृत साहित्य की जो गद्य त्रयी कही जाती है उसमें कौन कौन से राइटर आते हैं? उसमें आते हैं सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। तो सुबद, सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। ठीक है, तो सुबंधु की रचना वासवदत्ता, कादम्बरी और हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है। दस कुमार चरितम किसका है? दंडी का है। काव्य आदर्श ग्रंथ भी दंडी ने लिखा था। ठीक है, संस्कृत का आधुनिक बाणभट्ट या अभिनव बाण किसको कहा जाता है? संस्कृत का जो आधुनिक बाणभट्ट हैं या अभिनव बाण किसको कहा जाता है? पंडित अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं साथियों, हिंदी साहित्य के आधार पर गद्य के भेद। हिंदी साहित्य में गद्य के भेदों को विधा के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य में अब तक निम्नलिखित 17 विधाओं का विकास किया गया है। अब वो 17 विधाएं कौन कौन सी है गद्य के लिए? निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी, फीचर, साक्षात्कार, अभिनंदन ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ, अभिनंदन ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ एक ही है साथियों। तो 17 विधाएं हैं हिंदी में गद्य साहित्य को लिखने के लिए साथियों। अब सोचिए कितनी विधाएं? 17। आगे बात करते हैं गद्य शिक्षण की विशिष्टता क्या है साथियों। ये इंपॉर्टेंट बात होती है जिसे आपको याद रखनी है। गद्य शिक्षण की विशिष्टता क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान कराना। बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान कराना ही गद्य शिक्षण की विशेषता मानी गई है। बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान कराना ही गद्य शिक्षण की विशेषताएं मानी जाती हैं। अब देखिए गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सामान्य उद्देश्य क्या क्या है गद्य शिक्षण के? पढ़िए, बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान कराना, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है गद्य शिक्षण की। नंबर 2, बालकों को नवीन सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों का ज्ञान कराना। नंबर 3, बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना। नंबर 4, बालकों को विराम चिन्हों का प्रयोग करने का ज्ञान करवाना। पांचवा है बालकों की कल्पना, तर्क शक्ति को विकसित करना। छठा है छात्रों में संस्कृत हिंदी साहित्य के प्रति रुचि प्रदान करना। सातवां है गद्य में आए हुए नैतिक प्रसंगों के आधार पर छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। आठवां है छोटे छोटे वाक्यों में भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना। नवा है छात्रों में नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को परिचित करवाना। दसवां है छात्रों को पाठ्यक्रम
के अतिरिक्त साहित्य पठन के लिए भी प्रेरित करना। तो साथियों, गद्य शिक्षण के लिए ये गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य ये हैं, प्लीज आप इनको पढ़िएगा, बहुत तगड़ी बात है। अब आते हैं गद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो विशिष्ट उद्देश्यों में सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है, जैसे भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, इसके अंतर्गत उच्चारण, वर्तनी, अर्थ की दृष्टि से प्रकरण में आए हुए कठिन शब्दों को चुन करके उनके अर्थ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का स्पष्टीकरण किया जाता है। फिर है दूसरे नंबर पर भाषा तत्वों के बाद में दूसरे विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। इसके अंतर्गत प्रकरण सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक अर्थात जिस किसी भी पक्ष से संबंधित होता है उसका ज्ञान करवाया जाता है, वो विषय वस्तु ज्ञान प्रदान कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो अब बात करते हैं अवबोधात्मक या अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य। उद्देश्य अर्थग्रहण के दो कौशल पर आधारित हैं। सुनकर के अर्थग्रहण करना, जिसमें श्रवण कौशल कहते हैं, पढ़कर के अर्थग्रहण करना, जिसको पठन कौशल कहते हैं। साथियों, नोट, बात यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है, गद्य शिक्षण के समय अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन करके, यानी कि आदर्श वाचन जो भी होता है वो अध्यापक ही करता है। छात्रों से अनुकरण वाचन, छात्र अनुकरण वाचन ही करता है, मौन वाचन करवाकर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। साथियों, अब आता है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, चलिए, अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या होता है? यह उद्देश्य अभिव्यक्ति के निम्न दो कौशलों पर आधारित होता है। अभिव्यक्त करने वाला, बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करना और लिख करके विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, गद्य शिक्षण के समय अध्यापक के द्वारा प्रश्न उत्तर के माध्यम से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। बोध प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, अभ्यास कार्य, गृह कार्य इत्यादि के द्वारा भी इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। अगला है साथियों अभिरुच्यात्मक उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दृश्य सर्वे सामग्रियों का प्रयोग करके एवं विविध विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके प्रकरण को रुचिकर बनाया जाता है। गद्य साहित्य के प्रति बालकों में रुचि उत्पन्न की जाती है, तो अभिरुच्यात्मक उद्देश्य हो जाता है। अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य क्या होता है? अभिवर्त्यात्मक जो उद्देश्य होता है वो होता है पाठ में आए हुए सद्विचारों के प्रति छात्रों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना ही अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य होता है। चलिए बात करते हैं साथियों, छठे नंबर की बात आती है कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? प्रकरण पाठ से सीखी गई विषय वस्तु का जीवन में सकारात्मक उपयोग करना ही इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जीवन में जो कुछ भी सीखा जाता है उसे जीवन में सकारात्मक रूप से उपयोग करना ही कौशलात्मक उद्देश्य है। नोट, उपयुक्त सभी विशिष्ट उद्देश्यों का लेखन प्रकरण के अनुसार होता है। इनके सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों में कोई लिखा जाता है, कोई भी व्यवहारगत परिवर्तनों को भी लिखा जाता है। प्रत्येक पाठ के अंत में उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। साथियों, अब आती है, ये अब तक तो सारी गद्य शिक्षण क्या है क्या नहीं है सारी बीमारी थी। अब आती है सबसे मेन चीज, गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण की विधियां साथियों, प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी विधि है, माध्यमिक स्तर पर कौन सी है और उच्च स्तर पर कौन सी? तो प्राथमिक स्तर पर अर्थबोध या उद्बोधन विधि या फिर भाषा अनुवाद विधि को हम लोग पढ़ेंगे। माध्यमिक स्तर पर साथियों आपको याद होनी चाहिए कौन सी विधि किस स्तर पर काम आती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन से स्तर की विधि है। अर्थबोध, उद्बोधन विधि या भाषा अनुवाद विधि प्राथमिक स्तर की विधि है। प्रश्न उत्तर विधि या व्युत्पत्ति विधि जो है साथियों वो माध्यमिक स्तर की विधि है। व्याख्या या व्याख्यान विधि, टीका विधि और प्रसंग विधि ये उच्च स्तर की विधियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो गद्य शिक्षण की विधियों में हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थबोध या उद्बोधन या भाषा अनुवाद विधि। अर्थबोध या उद्बोधन या भाषा अनुवाद विधि, तो ये विधि जो है अभी हमने पढ़ा है, ये प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना। प्राथमिक स्तर पर जो गद्य शिक्षण होता है उसका उद्देश्य ही क्या होता है? बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना, बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना होता है। साथियों, बात करते हैं किसी भी गद्य पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक के सामने जो कोई नवीन शब्द आ जाता है
आ जाता है, यानी कि बच्चों के स्तर के अनुसार, एवं शिक्षक उस नवीन शब्द का अर्थ स्पष्ट कर देता है, तब वह अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि या भाषा अनुवाद विधि कहलाती है। कुल मिला के बात, इस बीमारी की बात ये की है, अगर अध्यापक प्राथमिक स्तर पर बच्चे को पढ़ा रहा है और कोई नया शब्द अगर आ गया, तो उस नए शब्द का अर्थ अगर वो जो शिक्षक है अगर वो स्पष्ट कर देता है, तो उसे ही अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि या भाषा अनुवाद विधि कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं, नवीन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक निम्न अनुसार अनेक प्रविधियों का प्रयोग भी करता है, जैसे उसे चित्र दिखा करके, मानचित्र दिखा करके, चार्ट या रेखा चित्र दिखाकर, ग्लोब दिखा करके, प्रतिरूप जिसे मॉडल या प्रत्यक्ष पदार्थ दिखा करके, पर्यायवाची शब्द बतलाकर, विलोम शब्द, संधि विच्छेद करके, समास विग्रह करके, व्याख्या करके, हाव भाव से, तो प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा भी इन सभी से कैसे न कैसे उस नवीन शब्द का अर्थ वो उस बच्चे को सिखा देता है, उस बच्चे को स्पष्ट कर देता है। इसे ही अर्थबोध विधि या फिर इसे ही उद्बोधन विधि या इसे ही भाषा अनुवाद विधि कहते हैं, जो प्राथमिक स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर काम आती है गद्य शिक्षण को पढ़ने के लिए। आगे बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना, जिसके कारण प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए यही विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि अर्थबोध विधि या फिर साथियों जिसे हम लोग भाषा अनुवाद विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अनुवाद विधि भी कहते हैं या उद्बोधन विधि भी कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर मुख्य मानी जाती है, ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाने वाली विधि है गद्य शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर। इस विधि के द्वारा केवल स्थूल पदार्थों का सही ज्ञान करवाया जाता है, सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करवाया जाना संभव इस विधि से नहीं है, जो इस विधि का एक मुख्य दोष भी माना जाता है। नोट लगा करके बताया गया है, डॉक्टर संतोष मित्तल ने इस विधि को मूलतः काठिन्य निवारण विधि भी कहा है। बिल्कुल सही बात भी है, कठिनता आई, शब्द नया आया, उसको हम लोगों ने समझाया तो ये निवारण हो गया उसका। इसलिए डॉक्टर संतोष मित्तल क्या कहते हैं कि यह विधि एक काठिन्य निवारण विधि के नाम से भी उन्होंने बोला कि यह विधि काठिन्य निवारण का काम भी कर रही है, तो इसका नाम काठिन्य निवारण क्यों नहीं रख दिया जाए? ये ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर संतोष मित्तल कहते हैं। काठिन्य निवारण विधि के इन्होंने निम्न अनुसार अनेक भेद या उपभेद किए, जैसे तो काठिन्य निवारण विधि के इन्होंने भेद उपभेद, तो उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि, यानी कि काठिन्य निवारण विधि के जो डॉक्टर संतोष मित्तल है उन्होंने तीन भेद कर दिए। कौन कौन से? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। तो उद्बोधन विधि में इन्होंने क्या रखा? प्रत्येक वस्तु का प्रदर्शन कर दो, प्रत्यक्ष क्रिया अभिनय करके बताओ, प्रतिकृति या कोई मॉडल उसको दिखा दो, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र उसको दिखा दो। प्रवचन विधि में क्या बोला इन्होंने कि अनुवाद कर दो, कोश विधि, परिभाषा विधि, टीका विधि, ये सब प्रवचन विधि में आ जाती है। लेकिन स्पष्टीकरण विधि में इनको बात करी, व्युत्पत्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, सुबंध, तिगंत, संधि विच्छेद, समास विग्रह, ये स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं काठिन्य निवारण के लिए, ऐसा संतोष मित्तल कहते हैं। तीसरे नंबर पर बात आती है स्पष्टीकरण विधि। तो ये फिर आती है तुलना करना, पर्यायवाची शब्दों के द्वारा, विलोम शब्दों के द्वारा, अनेकार्थ शब्दों के द्वारा, समध्वनि वाले भिन्नार्थक शब्दों के द्वारा, फिर आते हैं साथियों वाक्य प्रयोग के द्वारा, अंतःकथा के द्वारा, प्रसंग के द्वारा। तो साथियों उद्बोधन विधि में आप इतना ही ध्यान रखिए। अब दूसरे नंबर की विधि आती है व्युत्पत्ति विधि। कौन सी आती है? व्युत्पत्ति विधि, जो माध्यमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी है। व्युत्पत्ति विधि जो है माध्यमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी है। ये विधि माध्यमिक स्तर के गद्य शिक्षण में प्रयोग की जाती है। ये विधि अर्थबोध विधि का ही थोड़ा व्यापक रूप है। अर्थबोध विधि में तो केवल कठिन नवीन शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, परंतु इस विधि में अर्थ स्पष्ट करने के साथ साथ उस शब्द की रचना का ज्ञान भी करवाया जाता है। तो उत्पत्ति विधि में क्या होता है?
उत्पत्ति विधि थोड़ी जो अर्थबोध विधि है उसका व्यापक रूप है। तो इसमें क्या किया जाता है, नवीन शब्द का, उस कठिनाई भरे नवीन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के साथ साथ वो शब्द कैसे बना इसको भी स्पष्ट किया जाता है, तो वही उत्पत्ति विधि हो जाती है साथियों। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो यहाँ पर जैसे कृत जो है उसका अर्थ किया हुआ होता है, ये कैसे बना, तो क्री प्लस कथ प्रत्यय इसमें लग रहा है, तो ये उत्पत्ति हो गई। तो इस तरह से ये अलग अलग उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप लिख लेना इनको। तो इस तरह से ये उत्पत्ति विधि हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं उत्पत्ति विधि में। माध्यमिक स्तर पर ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। समय एवं श्रम अधिक लगने के कारण इस विधि से शिक्षण में शिक्षक कम रुचि लेते हैं। उत्पत्ति विधि में प्राय निम्नलिखित भाषिक तत्वों को अलग करने का प्रयास किया गया है, जैसे उपसर्गों को अलग करना, सुबंत संज्ञा सर्वनाम शब्दों की उत्पत्ति, तिगंत तिगंत धातु पदों की उत्पत्ति, संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, प्रत्ययों को अलग करना, इस तरह से इसमें बताया जाता है, लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं माने जाने वाली विधि है। प्रश्नों उत्तर विधि जो माध्यमिक स्तर पर ही श्रेष्ठ है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे गद्य पाठ के प्रत्येक गद्यांश पर अथवा प्रत्येक पंक्ति पर छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की रचना करता है एवं उन्हीं प्रश्नों के द्वारा संपूर्ण गद्य पाठ का विकास किया यहाँ पर जाता है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन सी विधि है, प्रश्न उत्तर विधि में शिक्षक भी, भाई शिक्षक प्रश्न पूछेगा तो फिर विद्यार्थी जो है, छात्र जो है उसका आंसर देगा, तो दोनों ही क्रियाशील रहेंगे। कौन सी विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में, जो माध्यमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है प्रश्नोत्तर विधि। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। किसी पद्य कविता को पढ़ाते समय इस विधि को दंडान्वय खंडान्वय विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पद्य या कविता पढ़ाई जा रही है तो प्रश्नोत्तर विधि को हम लोग दंडान्वय खंडान्वय विधि के नाम से जानेंगे। किसमें, पद्य में। प्रश्नोत्तर विधि को दंडान्वय खंडान्वय नाम से हम लोग जानेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक सुकरात के द्वारा किया गया था। इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को साथियों। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं व्याख्या या व्याख्यान विधि। व्याकरण शिक्षण की तरह ही व्याख्यान शिक्षण में पढ़ना। साथियों जो व्याख्या या व्याख्यान विधि है इसको मैंने व्याकरण शिक्षण में आपको पढ़ा दिया है, तो सेम वही चीज यहाँ पर है। तो आप इस विधि को, व्याख्या या व्याख्यान विधि को व्याकरण शिक्षण में जो मैंने पढ़ाया है वहां पर देख लेना, सेम वही विधि है, दोबारा बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए साथियों, इस विधि का गद्य शिक्षण में स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, केवल व्याख्या विधि के साथ जोड़कर ही इसे काम में लिया जाता है। प्रश्न भी नियमानुसार अनेक प्रकार के दिए हुए होते हैं, ऐतिहासिक प्रश्न, साहित्यिक प्रश्न। ठीक है साथियों, तो आप लोग इस तरह से ये गद्य शिक्षण की विधियों को कंप्लीट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे साथियों पद्य शिक्षण, जिसे हम कविता शिक्षण या काव्य शिक्षण कहते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को नोट्स अच्छे लग रहे होंगे, जरूर नोट्स बनाइए साथियों और बार बार इनको रिवाइज कीजिए। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे रीट मेन हो चाहे रीट प्री हो। हिंदी की शिक्षण विधियों और संस्कृत की शिक्षण विधियों में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे एच टेट दे लो, चाहे कहीं पर भी कोई भी टेट दे लो, ठीक है, या रीट दे लो, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है साथियों। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों वीडियो को, और पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनकी सभी की पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर मिलेगी, जिनके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।